एक सवाल जो हर फैन के मन में होता है, अगर शैडो मोनार्क इतना ही पावरफुल था तो उसे एक इंसान की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐशबॉर्न ने एक ई रैंक हंटर को चुना जबकि दुनिया में एस रैंक हंटर्स की कमी नहीं थी? आज हम सोलो लेवलिंग की डार्क हिस्ट्री और उसकी अल्टीमेट थ्योरी को डिकोड करेंगे। ये वीडियो कोई छोटा मोटा रिव्यू नहीं है, ये एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स पर। एब्सोल्यूट बीइंग ए की तानाशाही से लेकर जिन्वू के शैडो रिलियम के राजों तक हम सब कुछ कवर करेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आप सोलो लेवलिंग की दुनिया में खोने वाले हो। दोस्तों, सोलो लेवलिंग की शुरुआत में हमने देखा कि संग जिन्वू को वीकेस्ट कहा जाता था, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस था? बिल्कुल नहीं। थिंक अबाउट इट। आर्किटेक्ट ने सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया था कि वो एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी ढूंढ सके जो शैडो मोनार्क की पावर झेल सके। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, बाकी मोनार्क्स ने अपने वेसल्स को सिर्फ पोजेसिस किया, लेकिन ऐशबॉर्न ने कुछ अलग चाहता था। ऐशबॉर्न ने जिन्वू को इसलिए चुना क्योंकि उसने मौत को सबसे करीब से देखा था। टेंपल में जब सब भाग रहे थे, जिन्वू ने मौत को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका विल टू लाइव खत्म नहीं हुआ। आर्किटेक्ट को लगा कि ये बॉडी सिर्फ एक वेसल है, लेकिन ऐशबॉर्न को पता था कि जिन्वू की विल पावर ही वो वेपन है जो एब्सोल्यूट बीइंग को रूल्स को तोड़ सकती है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने ये सारा खेल शुरू किया, द एब्सोल्यूट बीइंग। फैंस को लगता है कि वो गॉड था इसलिए वो अच्छा होगा, पर सच तो ये है कि वो एक क्रूअल क्रिएटर था। उसने रूलर्स और मोनार्क्स को बनाया ताकि वो आपस में लड़ते रहें और वो बैठा कर तमाशा देख सके। वो उन्हें फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइट और शैडोज कहता था। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जंग जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी क्योंकि क्रिएटर को बोरिंग लाइफ पसंद नहीं थी। ऐशबॉर्न ने पहला ऐसा क्रिएचर था जिसने क्रिएटर की क्रूअल नेचर को समझा। जब बाकी रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मारा, ऐशबॉर्न ने उन्हें रोका नहीं क्योंकि वो भी इस एंडलेस साइकिल से आज़ादी चाहता था। जिन्वू का सिस्टम एक्चुअली ऐशबॉर्न को एक प्लान था ताकि वो क्रिएटर की बनाई हुई इस वॉर मशीन को डिस्ट्रॉय कर सके। शैडो आर्मी सिर्फ माइंडलेस सोल्जर्स नहीं थे, हर शैडो का अपना एक सोल है। ईग्रिस, फैंस का फेवरेट। थ्योरी ये है कि ईग्रिस एक्चुअली ऐशबॉर्न का सबसे पुराना और लॉयल कमांडर था जिसने अपनी मर्जी से अपनी याददाश्त मिटा दी ताकि वो जिन्वू का टेस्ट कर सके। बेरू एक जिन्वू का लिए ऑब्सेशन सिर्फ लॉयल्टी नहीं थी, वो जिन्वू को एक न्यू किंग की तरह देखता था जो पुराने मोनार्क्स से अलग है। शैडोज को राइस बोलने का मतलब उन्हें मौत से जगाना नहीं, बल्कि उन्हें एक पर्पस देना है। जिन्वू उन्हें गुलाम नहीं बनाता, वो उन्हें एक ऐसी आर्मी बनाता है जो अपनी मर्जी से उसके लिए जान दे सकती है। अब आते हैं सबसे बड़ी थ्योरी पर। एंडिंग में हमें दिखाया कि जिन्वू ने कप ऑफ रिकार्नेशन यूज करके वक्त को 10 साल पीछे कर दिया। सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन क्या सच में? जिन्वू ने वक्त को रीसेट करके खुद को एक इंटरनल गार्डियन बना लिया, पर इसका एक साइड इफेक्ट है। जिन्वू अब इस दुनिया के हिस्से नहीं, जिन्वू अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वो एक सोलो लेवलिंग रैग्नारोक सीक्वल में हमें दिखाया जाता है कि उसका बेटा सूहो उसके अंदर भी पावर है। इसका मतलब यह है कि शैडो मोनार्क्स की पावर अब ह्यूमन ब्लड लाइन में मर्ज हो चुकी है। जिन्वू ने सिस्टम को ख़त्म नहीं किया, उसने सिस्टम को एक हिस्सा बना दिया ताकि फ्यूचर में अगर आउटर गॉड्स अटैक करें तो धरती बेबस ना हो। जिन्वू ने खुद को सैक्रिफाइस किया एक ऐसे कल के लिए जहां हंटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े।